नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आईपीओ से रिलेटेड इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस को कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे उसका निवारण पाया जाए। ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसमें हम एक आम इन्वेस्टर्स की प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने का एक कोशिश कर रहे हैं या उनको जागरूक कर रहे हैं कि वो अपनी कंप्लेंट्स को कैसे रिज़ॉल्व कर पाएँ। और आईपीओ रिलेटेड आजकल बहुत सारे आईपीओज़ आ रहे हैं जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है और करता है। और उससे रिलेटेड शिकायतें भी आती हैं। तो आज हम जानेंगे आईपीओ रिलेटेड कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज़्म क्या है। सबसे पहले आईपीओ होता क्या है। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफ़र है जहां पर एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को पहली बार ऑफ़र करती है। उन शेयरों को लिस्ट किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में ताकि कोई भी इन्वेस्टर, छोटे से छोटा इन्वेस्टर उसमें ख़रीद सके और उसको बेच सके अपने मनमाफिक रेट पे। कंपनी जो लिस्ट करती हैं शेयर्स, उनको कुछ कंडीशंस को फुलफ़िल करना होता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज द्वारा, सेबी द्वारा बनाई गई हैं, जो इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि आम निवेशक का इंटरेस्ट ध्यान में रखा जा सके ताकि कोई भी कंपनी या प्रमोटर्स किसी भी निवेशक का धन लेकर भाग ना सकें। प्रॉपर डिस्क्लोजर हो, उनको हर तरीके के डिसीजन का डिस्क्लोजर मिले और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद और बेच सकें, एक इन्फॉर्म डिसीजन लेकर, एक सोच समझकर। स्टॉक मार्केट एक ह्यूज कैपिटल एवेन्यू है कंपनीज़ के लिए, जो कि कंपनीज़ जो पैसा उठाना चाहती हैं मार्केट से, उनके पास ऑप्शन होते हैं, या तो वो लोन लें या फिर स्टॉक मार्केट में आईपीओ लाके अपना पब्लिक से पैसा उठाएं। तो आईपीओ एक ऐसा एवेन्यू है जहां पर वो एक बड़ी कैपिटल बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के उठा सकते हैं, बशर्ते कि वो कंडीशंस को फुलफ़िल करें और आने वाले टाइम में डिस्क्लोजर करें टाइम टू टाइम और अपने निवेशकों को अच्छे से अच्छा रिटर्न दे सकें। फैक्टर्स टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग। क्या चेक करें आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले? प्रमोटर्स का बैकग्राउंड, प्रमोटर्स कौन हैं, उनके पीछे कर्ता धर्ता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन हैं, वो पहले कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट तो नहीं चल रही है, कोई केस तो नहीं चल रहा है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। पर्पस, किस पर्पस के लिए वो पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, क्या वो एक्सपेंशन कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, या कोई लोन है एग्जिस्टिंग जो वो रीपे करना चाहते हैं। तो ये पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि जो वो पैसा लेंगे आपसे वो किस चीज़ में लगाएंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि आपका पैसा कहाँ यूज़ होने वाला है। पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप चेक करें उनकी, कि भी उन्होंने पहले क्या परफॉर्म किया है मार्केट के अंदर। ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन आप पब्लिकली अवेलेबल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे, आप वहाँ जाकर वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और उनके डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट अवेलेबल हैं, जो आपको एक इंसाइट देते हैं कंपनी के अंदर के कंपनी की कार्यवाही कैसी चल रही है, कहीं कोई किसी तरीके का घपला तो नहीं है, या कहीं किसी ऑडिटर ने कुछ पॉइंट आउट तो नहीं किया कि उनके ऑपरेशंस में कुछ गड़बड़ है। तो पास्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप सोच समझ कर निर्णय लें कि किस टाइप का उनका बिजनेस मॉडल है। रिस्क फैक्टर और रिस्क एपेटाइट क्या है आपकी। रिस्क फैक्टर्स हर प्रोस्पेक्टस में जब भी आईपीओ आता है तो रिस्क फैक्टर्स हाईलाइट किए जाते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या एक परेशानी हो सकती है कंपनी को लेटर ऑन, और क्या आपकी रिस्क एपेटाइट है, क्या आप उतना जोखिम लेने के लिए तैयार हैं। तभी कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में हम वही पैसा लगाएं जिसको खोने पर आपको कोई गम ना हो या उससे कोई आप मुसीबत में ना पड़ जाएं। आप एक पैसा ईयर मार्क करें, अलग से रखें जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और उसी पैसे को उसमें स्टॉक मार्केट में लगाएं और सोच समझ कर लगाएं बेस्ड ऑन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चेक ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, एज जैसे हमने कहा कि और भी ओपन सोर्सेज पे इन्फॉर्मेशन है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। वैसे उस कंपनी के प्रमोटर्स के, शेयर होल्डर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं कि वो किस तरीके का बिज़नेस कर रहे हैं
और उनका कैसी परफॉर्मेंस रही है, उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, कस्टमर्स, डीलर्स, वेंडर्स किस तरीके के हैं, सो दैट आप एक डिसीजन ले पाएँ कि ये कंपनी एक अच्छी है, आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। उस तरीके से आप सोच कर फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉट ऑल IPO स्ट्राइक गोल्ड, सो बी कॉशियस। ये ज़रूरी नहीं है कि हर IPO जो आ रहा है मार्केट में वो आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जाए, तो आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करें उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करने के बाद। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए आपके पास जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर कोई कंप्लेंट होती है या कोई भी आपको समस्या होती है लेटर ऑन, तो आप उसके बारे में कंप्लेंट रेज़ कर सकें। एप्लीकेशन फॉर्म, जब भी आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म नंबर जनरेट होता है और एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता है। तो आप फिज़िकली अगर भर रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो सारी कैप्चर ऑटोमेटिकली कर लेता है, और ये एडवाइजेबल है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करें क्योंकि उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जब भी आप IPO में अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स में अमाउंट ब्लॉक होता है, या उसमें जब आपको अलॉट होता है तो उसमें डेबिट होता है आपके बैंक से, तो आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कल को किसी भी तरीके की कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए। ईमेल, स्क्रीनशॉट, SMS, जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास एक ईमेल कंफर्मेशन आता है, SMS आता है, आप उनको संभाल के रखें। अगर सेव नहीं हो सकते तो उनका स्क्रीनशॉट लेके रखें, आज वो अच्छी फैसिलिटी है, ताकि कल को अगर आपको उसके बेसिस पे कहीं कंप्लेंट करनी पड़े तो वो आपके काम आए। ट्रांजैक्शन नंबर और रेफरेंस नंबर एक मिलता है, वो इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप जब भी क्वेरी करेंगे, किसी को भी फ़ोन करेंगे, जो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम कंप्लेंट रेज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये ट्रांजैक्शन नंबर की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो आप ट्रांजैक्शन नंबर संभाल के रखें। जब भी आप कोई कंप्लेंट करेंगे तो आपके लिए हैंडी इन्फॉर्मेशन है DPID नंबर, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ID नंबर होता है, जो आपको आपका डीमैट अकाउंट जहाँ पर है वहाँ पर एक उस अकाउंट का नंबर कहलाता है DPID नंबर। आपका पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, एप्लीकेशन नंबर जैसे कि हमने कहा, डेट जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया, अमाउंट आपने जितना इन्वेस्ट किया, क्वांटिटी कितनी अप्लाई करी और किस रेट पे अप्लाई करी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। जब भी आप फ़ोन करेंगे किसी भी कंपनी को या उनके RTA को, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट को, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप कॉल करें तो आप उस कॉल रिप्रेजेंटेटिव का, चाहे आप RTA को कॉल कर रहे हैं या बैंक को कॉल कर रहे हैं या कंपनी का कस्टमर केयर में कॉल कर रहे हैं, तो आप उसका नाम, नंबर, नाम सेव करके रखें। उससे ये भी पूछें कि ये जो मैं कंप्लेंट रेज़ कर रहा हूँ इसका कोई कंप्लेंट नंबर आप दे सकते हैं, और उससे टाइमलाइन भी पूछें कि ये कंप्लेंट जो मैंने रेज़ करी है कितने दिन में रिज़ॉल्व होगी। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको संभाल के रखनी है आगे, जब तक आपको शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते और आपके अकाउंट में आ नहीं जाते। ये सैम्पल ईमेल है जो आपको आती है जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट ईमेल है, इसमें सारी डिटेल होती हैं कि आपने किस कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट किए हैं, कितने इन्वेस्ट किए हैं, किसके नाम पे किए हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें और भी चीज़ है जिसमें इसमें RTA का टोल फ्री नंबर और ईमेल ID होता है, जो कि किसी भी तकलीफ़ के केस में या कंप्लेंट के केस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये ईमेल भी आप ध्यान रखें, आपको आएगी, और उसको आप संभाल के रख सकते हैं कि ये कंपनी में जो मैंने IPO में इन्वेस्ट किया है उसका RTA कौन है, और अगर कोई दिक्कत आती है कल को तो उसके टोल फ्री नंबर या उसको ईमेल पे आप लिख सकते हैं कि किस तरीके की दिक्कत आ रही है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके की नॉर्मल कंप्लेंट हैं लोगों की IPO से रिलेटेड, जो कि कुछ कई बार टेक्निकल रीजंस की वजह से होती हैं, सिस्टम्स की, क्योंकि इसमें 2-3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, RTA, आपका रजिस्ट्रार ट्रांसफ़र एजेंट, कंपनी, बैंकर्स, और एक पूरा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर से आपको शेयर्स अलॉट होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई टेक्निकी दिक्कत की वजह से आपको हो सकता है ये इस तरीके की तकलीफ़ें आएँ, कि जैसे कि अमाउंट ब्लॉक हो गई है लेकिन बिड कैंसिल हो गई है। अमाउंट जैसे सपोज़ आपने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, वो अमाउंट आपके बैंक में से तो ब्लॉक हो गई है, लेकिन आपकी बिड जो है वो स्टेटस उसका दिखा रहा है कि कैंसिल हो गई है। अनब्लॉकिंग ऑफ फंड्स पोस्ट अलॉटमेंट,
आपको शेयर्स जो हैं अलॉट हुए हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपके शेयर्स जो हैं अमाउंट जो है अनब्लॉक नहीं हुई। जैसे कि आपने 100 शेयर्स अप्लाई किए, उसके हिसाब से आपके 10,000 बनने चाहिए थे फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको अलॉट हुए सिर्फ 10 शेयर, तो अनब्लॉक नहीं हुई अमाउंट जितने भी शेयर्स आपको अलॉट नहीं हुए। तो वो एक आम समस्या है लोगों की कि भी इस तरीके का क्यों होता है और कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक्सेस मनी डेबिटेड एज अगेंस्ट अलॉटमेंट मेड, जैसे कि हमने कहा कि भी 10 शेयर्स अलॉट हुए, लेकिन जो अमाउंट मेरे अकाउंट में डेबिट हो गया है वो पूरी बिड का हो गया है जितनी मेरी बिड थी। शेयर्स अलॉटेड बट नॉट रिफ्लेक्टिंग इन डीमैट अकाउंट, मुझे शेयर्स अलॉट हो गए, मेरे पास कंफर्मेशन आ गया, ईमेल आ गया आरटीए का कि आपको इतने शेयर्स अलॉट हुए हैं, लेकिन वो मेरे डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे। ये कुछ इस तरीके की कंप्लेंट्स हैं तो जेनरिक आती हैं। तो इन सिचुएशंस में आप क्या कर सकते हैं? आपको सबसे पहले समझना है कि आप कैसे उसको रिजॉल्व करेंगे। पहले सबसे आपको समझना है कि आपकी प्रॉब्लम किस एंड पे हो सकती है। ये बैंकर की प्रॉब्लम है, आरटीए की प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है जिसका आपको पता लगाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप अपने आरटीए को या बैंक को फ़ोन करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं, जिस भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे कि अमाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया है, या वापस अनब्लॉक नहीं हुआ है, या शेयर्स नहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो आप रिस्पेक्टिवली अपने आरटीए को, अपने डीमैट अकाउंट को, कंपनी को और बैंक को कॉल करके पता कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किसके एंड पे है। कई बार तो वो खुद आपको बता देते हैं कि हो सकता है इसमें और 4-5 दिन लगें, अभी हम इस दिन पे क्लोज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको शेयर्स रिफ्लेक्ट करेंगे, अमाउंट अनब्लॉक होगी। और अगर नहीं करते हैं तो आप उससे आरटीए को कॉल करके भी उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे शेयर्स अलॉट हुए हैं, या जो भी आपकी कंप्लेंट है वो उस पर आरटीए ने जो ईमेल आईडी और नंबर दिया है उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। उसमें आप कंप्लेंट नंबर मांगें, आईडी मांगें और उसकी टाइमलाइंस मांगें, जैसे कि हमने कहा कि कितने दिन में रिजॉल्व होगी। और उस टाइमलाइन का ध्यान रखें कि अगर वो कहते हैं 5 से 7 दिन, तो आप उनको 5 से 7 दिन दीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई तकनीकी दिक्कत हो। और उसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो आप डेफिनेटली उसको एस्केलेट कर सकते हैं, उसको एक आगे लेवल पे लेके जा सकते हैं। कॉल डिटेल्स आप मेंटेन करिए कि आपकी कब कब किस किस से बात हुई, ताकि आप उसको रेफ़र कर सकें कि भी आपका कंप्लेंट कितने दिन से पेंडिंग है और उसको रिज़ॉल्व क्यों नहीं किया गया है अब तक। आप पैरेलल चेक कर सकते हैं। पैरेलल चेक का मतलब है कि आपने एक जगह कंप्लेंट रेज़ करी है, आप दूसरी एजेंसी को भी फ़ोन करके उस कंप्लेंट के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आरटीए को बोला है कि आपको ये दिक्कत आ रही है, और वैसे ही आपने बैंक को भी कॉल किया है कि ये दिक्कत आ रही है, तो वो आपस में बात करके रिज़ॉल्व कर सकते हैं। कई केसेस में हमने देखा है कि वो आपस में ईमेल एक्सचेंज करते हैं विद कॉपी टू यू, ताकि अगर किसी की भी साइड से वो दिक्कत है तो उसको हटाया जा सके और ठीक किया जा सके। टाइम उनको अलाउ करिए आप 5 से 7 दिन, जैसा कि हमने कहा, क्योंकि हो सकता है कोई तकनीकी दिक्कत हो। और फिर भी अगर रिज़ॉल्व नहीं होती तो आप उसको एस्केलेट करिए सेबी को, जिनका एक सिस्टम है जो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो सेबी का प्लेटफॉर्म है वो कहलाता है स्कोर्स। ये वेबसाइट है जो आप नोट कर सकते हैं, SCORES.gov.in। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कोई भी निवेशक अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है किसी भी मार्केट इंटरमीडियरी के अगेंस्ट में। मार्केट इंटरमीडियरी कोई भी लिस्टेड कंपनी हो सकती है, आरटीए हो सकता है, म्यूचुअल फंड, या कोई भी आपने जो निवेश किया है सेकेंडरी मार्केट में, वहाँ पर आप कंप्लेंट उनकी कर सकते हैं। इसकी एक ऐप भी है जहाँ वो आप डाउनलोड करके उससे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे या ऐप पे आप अपनी कंप्लेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कभी भी। और एक टोल फ्री नंबर है जो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिस पे आप फ़ोन करके उसका कंप्लेंट का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और अगर सपोज़ आपकी कंप्लेंट में कुछ आप एडिशनल डॉक्यूमेंट या क्लैरिफिकेशन डालना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन इसमें है कि आपके पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है या कोई एडिशनल कागज़ है जो आप देना भूल गए थे, तो वो भी आप दे सकते हैं। जब आप स्कोर्स पे कंप्लेंट